नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तमाम तरह की खबरों के बीच कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे विरोधी दल के नेता हैं जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जानते हैं सच बात क्या है? चुनौती सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए उनकी पार्टी के अंदर है। उनके नेतृत्व में काम करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज उनकी तरफ से शायद इन 10 सालों में लाई गई हैं, वो अब एप्लीकेबल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और शायद कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर इतना नाराज है जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को नाराजगी को लेकर। ये नाराजगी कैसे दूर होगी? क्योंकि कार्यकर्ता से लेकर आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं तक में नाराजगी है, इस तरह की बातें हैं और शायद इसीलिए यह कहना कि मोदी को बाहर वालों से कम और अंदर वालों से ज्यादा चुनौती है, गलत नहीं होगा। लेकिन क्या यह स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार बनी है? नहीं। 2013 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित किया जाना था। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई थी और उस वक्त कुछ बड़े नेता थे, कद्दावर नेता जिन्हें मैं कहूंगी, उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना बनाया जाए, नहीं तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। जानते हैं वो नाम कौन कौन से थे जिन्होंने मोदी का विरोध किया था? लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार और ऐसे बहुत सारे नाम थे जिन्होंने सीधे सीधे कह दिया था खुले शब्दों में कि मोदी को, नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार ना बनाया जाए। आप जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज के जरिए नीतीश कुमार को मैसेज भिजवाया था इसी को लेकर कि या तो दावेदारी से मोदी का नाम हटवाइए और नहीं तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। फिर नीतीश कुमार की राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, एक बैठक थी और वहां पर दोनों की इनफॉर्मल मुलाकात हुई और बताया जाता है कि वहां पर नीतीश ने पूछा राजनाथ सिंह से कि क्या चल रहा है ये सब कुछ और क्या ये वाकई में है कि भीतरघात की सिचुएशन है और ऐसे में हमें आप क्या आश्वासन देंगे। राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया नीतीश कुमार को, उसकी चर्चा आज भी होती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी को पीएम पद से हटाना अब मुमकिन नहीं है और अगर ऐसा होता है तो हमारा कार्यकर्ता हमें मार देगा। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये जो स्थिति है भीतरघात वाली या अपनों के नाराज होने वाली, ये कोई पहली बार 2024 में नहीं बन रही है। 2013 में हम सबने ये सारी चीजें देखी थी और सबसे बड़ी बात देखिए, मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली तो पहले मंत्रिमंडल में उन्हीं नेताओं को जगह दे दी गई जो उनका कड़ा विरोध कर रहे थे। सुषमा स्वराज को आप ले लीजिए, वेंकैया नायडू को ले लीजिए, आप अनंत कुमार को ले लीजिए, बहुत अच्छी पोजीशंस पर उनको भेज दिया गया। यहां तक कि जो ऐसे मेंबर्स जहां पर चुने जाने थे, जहां पर बड़े बड़े फैसले देश के लिए लिए जाने थे, वहां पर सुषमा स्वराज जैसी नेता को भेज दिया गया जिन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया था कि मैं इस नाम के विरोध में हूं। अब इसके जरिए नरेंद्र मोदी ने कोई किसी को कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की, बस उन्होंने अपने इन कामों से यह प्रूफ कर दिया कि उनके लिए देश पहले है, उनके लिए जनता पहले है और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ खास बात है किसी शख्स में तो उसको वो मंत्रालय दे दिया जाए क्योंकि वो देश हित में ही काम करेगा बजाय अपनी निजी खुन्नस निकालने के। इसका दूसरा उदाहरण आप नीतीश कुमार के तौर पर भी देख सकते हैं। 2005 हो या 2010 हो, बिहार में जब जब विधानसभा चुनाव हुए, अगर मैं 5 और 10 की बात करूं, खुले तौर पर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से कह दिया था कि आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए बिहार में नहीं आएंगे। और इसके अलावा गाहे बगाहे जो पलटी मारते रहे हैं नीतीश कुमार, सबने देखा। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक ललक है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गठबंधन कर लिया, लेकिन ये शायद आप इसे भरोसा कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस बार कम से कम पलटू राम तो साबित नहीं हुए। जो अब तक कर्म किए थे नरेंद्र मोदी ने, वो कह लीजिए कि उसका फल मिला और एक बार फिर से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की। भले गठबंधन की सरकार है लेकिन खतरा नहीं है, ना नीतीश कुमार से खतरा है, ना चंद्रबाबू नायडू से खतरा है। जितना खतरा भीतरघात से है या अपने नेताओं से जो इस वक्त भी उनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। थोड़ा और पहले चले जाइए, 2013 से भी पहले, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त भी गुजरात भाजपा में ऐसे कई नेता थे
जो डंके की चोट पर उनका विरोध करते थे, उनके फैसलों का विरोध करते थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मतभेद की स्थिति है, इसका असर काम पर नहीं पड़ा। और सब जानते हैं गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। और फिर 2014 से लेकर अगर 24 तक की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे फैसले नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए हैं। और ये देखने के बजाय कि किसने मुझे भला बुरा कहा या किसने मुझे गलत कहा, इन सब से इतर फैसले देश हित में लिए गए। अब वही बात जो शुरुआत में मैंने उठाई और सवाल उठाया कि क्या वाकई में ये जो चुनौती अंदर से आ रही है ये इतनी बड़ी है कि बाहर वाली चुनौतियों के आगे कुछ नहीं। यानी बाहर से जितने भी विरोधी दल हैं या फिर जो विरोधी दल ये कहते हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार चल रही है, क्या ये जो सो कॉल्ड बैसाखी है, यानी कि टीडीपी आप कह लीजिए, इस बार तो किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, या फिर जेडीयू आप कह लीजिए, इनको लेकर नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना होती है कि सहारा लेकर सरकार चला रहे हैं। तीसरी बार सरकार चलाना और एक अच्छी खासी सीटों का आंकड़ा ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये विरोधी दल भी समझते हैं, लेकिन चूंकि राजनीति है इसलिए चीजें चल रही हैं। अब आप पूछेंगे नरेंद्र मोदी मात कहां खा रहे हैं, क्यों उनके अंदर वो कौन सी कमी अब लोगों को दिख रही है कि उनका विरोध अपनी ही पार्टी में हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी बस लोगों को उनसे चिढ़ना है या उनकी पार्टी के नेता उनसे ऐसे ही जल रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, निश्चित तौर पर कुछ कमियां होंगी। कमियां ये है कि 2014 में जिस फिलॉसफी पर या जिस पैटर्न पर नरेंद्र मोदी चले थे, वो पैटर्न 2024 आते आते अब हो गया है ओल्ड फैशन, पुराना हो गया है। जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर का, वो नाराज है। और तीसरी बात, जिन कांग्रेसियों को आप कोसते हैं, जिन कांग्रेसियों को आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, एक एक करके वो कांग्रेस छोड़ते गए और भाजपा में आते गए और आप उनका सम्मान करते गए। अब अजीत पवार को ही देख लीजिए, हालांकि उनकी वजह से तो पूरी एनसीपी टूटने की नौबत आ गई। अजीत पवार को कुछ घंटे पहले तक नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और जब वही अजीत पवार आ जाते हैं बीजेपी में या फिर मान लीजिए एनडीए में, मेरा कहने का मतलब एनडीए है कि एनडीए के साथ ही हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो खत्म हो गए, क्लीन चिट हो गई, सब खत्म। तो लोग तो सवाल उठाएंगे। मधु कोड़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, क्या आरोप नहीं लगे हुए उनके ऊपर। बीजेपी में आ गए हैं तो क्या सारे आरोप खत्म हो गए? हो सकता है मधु कोड़ा की वजह से आपको 1-2 सीटें मिल जाएं झारखंड में, लेकिन सिर्फ 1-2 सीटों की वजह से आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कल तक जो भ्रष्टाचारी था वो बीजेपी में आने के बाद या एनडीए का सहयोगी बनने के बाद पाक साफ हो गया। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से इतर आरएसएस का एक तबका नाराज तो है। ये नहीं कह सकते कि पूरा आरएसएस नरेंद्र मोदी के विरोध में है, क्योंकि जब से वो गुजरात के सीएम बने तब से आप ले लीजिए, या फिर 2014 से 24 तक ले लीजिए, जब वो कार्यकाल में अपने रही हैं, सत्ता में रही हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं नरेंद्र मोदी, तब वो आरएसएस की विचारधारा को लेकर आगे चले हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब जैसे ही उन्हें पावर मिली वो आरएसएस को भूल गए, वो उसी सिद्धांतों पर आगे चले। लेकिन अब विचारों का थोड़ा सा मतभेद जो होता है या फिर जो मत होता है वो हर बार सबका एक साथ मिल जाए, कोई टकराव ना हो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं। तो इस बार के चुनावों में ये टकराव साफ तौर पर दिखा, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आरएसएस नहीं, लेकिन हाँ, आरएसएस का एक तबका नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है, और शायद इसीलिए बार बार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा वो हमारी पसंद का होगा, यानी कि आरएसएस की पसंद का होगा। यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो अहम बैठकें नरेंद्र मोदी के आवास पर होनी चाहिए, अमित शाह के आवास पर होनी चाहिए, या फिर जेपी नड्डा के आवास पर या ऑफिस में होनी चाहिए, राजनाथ सिंह के घर पर हुई। सारे नेता बुलाए गए सिवाय मोदी को छोड़कर। ये जो साइडलाइन किए जाने की कोशिश की गई अंदर से ही, ये बताता है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिस पे नरेंद्र मोदी थोड़े से फेल साबित हुए हैं, और उन्हें पार लगा सकता है उनका कार्यकर्ता जो इस वक्त उनसे नाराज है। किसी को आपत्ति है कि कांग्रेसी आ गए पार्टी में तो हमें साइडलाइन कर दिया, किसी को टिकट को लेकर नाराजगी है, किसी को सिर्फ इस बात से नाराजगी है कि बड़े बड़े नेता ठीक से बात नहीं करते, हमारी सुनते नहीं है, हम अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाते हैं, उसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे, उनके खिलाफ बोलने से बचे नरेंद्र मोदी, और
आरोप लगने से पहले उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए, जिसको लेकर वो आराम से विपक्षियों के निशाने पर आए और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो इवेंट बट्स मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चुनौती उनको अंदर से बार बार मिल रही है और यकीन मानिए ये चुनौती थमने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में ये चुनौतियां बढ़ेंगी। लिहाजा नरेंद्र मोदी को अभी से एक्टिवली काम करना होगा अगर उन्हें पॉलिटिकली आगे सरवाइव करना है तो। और अगर वो अपने लिए कुछ और सोच रहे हैं तो फिर वो अलग बात है, वो बात मैं नहीं जानती। अब आप बताइए इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और क्या आपको सच में लगता है कि ये जो चुनौतियां हैं बाहर से ज्यादा अंदर से हैं, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यूपी में योगी के लिए भी अख्तियार करने की कोशिश की गई? इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।